हम लोगों ने लास्ट क्लास में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखे थे और स्माइल स्कीम के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, ये सब कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करे थे। अब इसी के आगे इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई, इसके बाद आगे देखते हैं, इन्हीं को आगे हम कवर अप करते हैं। एक रिवर जो है वो न्यूज में है और वो रिवर के बारे में सब बैचेस में ऑलरेडी वो टॉपिक हो चुका है। जो रिवर के बारे में मैं बताऊंगी, उस रिवर को हम ऑलरेडी हर बैच में कवर अप भी कर चुके हैं। दैट रिवर नेम है सतलुज। सतलुज जो रिवर है उसके ऊपर क्या हुआ है, जो एनजीटी है, एनजीटी के बारे में भी मैंने हर एक बैच में बता रखा है। नेशनल ग्रीन, मैम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट और राजस्थान की गवर्नमेंट को बोला है कि व्हाट दे आर डूइंग टू रिड्यूस द पॉल्यूशन जो कि सतलुज रिवर में क्रिएट हो रहा है। तो सतलुज रिवर के पॉल्यूशन जो है, ये चीज न्यूज में है। एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमेशा की तरह किसी ना किसी टॉपिक को लेके न्यूज में है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन बन सकता है, ये बताया था मैंने, 2010 में एस्टैब्लिश हुई थी ये बॉडी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है और सतलुज रिवर पे बन सकता है कि यहाँ पर कौन सी मटेरियल का सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है वो देखा गया है कि किस चीज का यहाँ पर। यस देवांग, जुलाई करंट अफेयर्स में पूरा कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे। तो नेशनल ग्रीन यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनको रिपोर्ट्स तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सतलुज रिवर के अराउंड एक कैनाल बना हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसके आसपास कौन सा कैनाल बना हुआ है। कैनाल का नेम लिखेंगे भाई सब लोग, इंदिरा गांधी कैनाल। ये कैनाल जो बना हुआ है इंदिरा गांधी कैनाल, ये इसका लॉन्गेस्ट कैनाल है। इट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। ये पॉइंट एक नोट करना है सबको, जो कि पूरा नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान को जो है पानी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है, या सतलुज रिवर के अराउंड कैनाल कौन सा बना हुआ है। सो दैट नेम इज इंदिरा गांधी कैनाल। रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन सकता है, ठीक है। किसी ना किसी टॉपिक पे इस टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा। जुलाई का कंटिन्यू है, क्या बोल रहे हो? जुलाई का ही चल रहा है क्या करंट अफेयर? हाँ, जुलाई का ही कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये याद रखना। क्या बोल रहे हो अक्षत? हमें से एनजीटी ने क्या किया? एनजीटी जो है वो इसी के पर्पस के लिए काम करती है कि रिवर का पॉल्यूशन, एनवायरमेंट चीजों को डील करना। इसमें वर्ड ग्रीन आ रहा है ना, ग्रीन मींस एनवायरमेंट से डील करती है। तो ये जो ग्रीन लिखा हुआ है ये एनवायरमेंट के टॉपिक से डील करती है। तो इसने क्या डायरेक्ट किया है पंजाब की गवर्नमेंट को एंड राजस्थान की गवर्नमेंट को टू टेक स्टेप्स टू कर्ब दी सतलुज रिवर पॉल्यूशन। जो वहां पे पॉल्यूशन चल रहा है उसको कर्ब करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेने के लिए। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है सतलुज रिवर में, वो कौन से मटेरियल की वजह से है? मरकरी, लेड, क्रोमियम। ये एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर इस रीजन में पाए जाते हैं, मरकरी, लेड एंड क्रोमियम। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। जितना अमाउंट अलाउड होता है उससे ज्यादा अमाउंट में है, तो पूरा एरिया जो है वो बहुत ज्यादा हैवी मेटल से भर गया है। तो वो चीज रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक आदेश दिया गया है बेसिकली दोनों गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो ये चीज इसलिए न्यूज में है। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है? सतलुज रिवर पे क्वेश्चन बन सकता है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी है भाई ट्रिब्यूटरी? मैम इंडस की। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी याद रखना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी में है ये। कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, वो सब बैचेस में मैंने बता रखा है, तो वो आप लोगों को पता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस के अंदर कवर अप कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोग सब लोग यहाँ पर नोट कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद जुलाई मंथ, जुलाई मंथ में एक डे सेलिब्रेट किया गया है, डे है भाई 29th of July. 29th of July is related with International Tigers Day. इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे बनाया गया है यहाँ पर, इसके लिए भी याद रखिएगा इंटरनेशनल टाइगर डे, डेट उसकी याद रखिएगा, कौन सी डेट को मनाया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसकी डेट कौन सी है। राइट, ये लिख लेना। उसके अलावा अगर आपसे कोई थीम पूछ लेता है तो थीम भी आप लोग लिख सकते हो, थीम है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, ये इस साल के इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद, दैट इज द एक्सरसाइज। मैं हमेशा हर बार जब भी करंट अफेयर्स की क्लास होती है आई टेल यू कि जो आपका ये टॉपिक है एक्सरसाइजेस, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है उस पर क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो रिसेंटली जो है अभी एक एक्सरसाइज की गई है, द एक्सरसाइज नेम इज इंद्रा, बिटवीन, आप नाम से समझ गए होगे, IND इज इंडिया एंड रशिया, राइट, इंडिया एंड रशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंदिरा की गई है, और ये एक्सरसाइज रशिया के अंदर ही की गई है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज, ये रशिया में ही की गई है, तो इंडिया में नहीं हुई है, रशिया में ही। इसकी लोकेशन जो है वो भी याद रखिएगा, इट इज इन रशिया। लोकेशन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे क्वेश्चन, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसको भी लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एक आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर मैंने एक स्कीम के बारे में पढ़ाया था, वो स्कीम काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, स्कीम थी स्माइल स्कीम। ठीक है, तो स्माइल स्कीम के बारे में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो जरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएंगे। स्कीम इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ schools for children who are victims of abuse. First statement. Second statement is Ministry of Education implemented the particular scheme. स्कीम का नाम है स्माइल, जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आई थिंक। तो ये स्माइल स्कीम जो है, इस स्कीम का क्या रोल है, ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस वह है आपके पास, ओनली नन, हाँ बताओ। Only one is correct. Second option is wrong. Yes, ma'am. none is correct, ma'am. बोथ और नीदर, Neither. Ma'am, neither. Ma'am, neither. नीदर, नीदर बोल रहे हैं, Ma'am, बोथ neither. आर रॉन्ग, नीदर, राइट राइट। Yes, देखो ma'am. भाई, इसको हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ देखेंगे, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि जो ये स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर, ये सोशल जस्टिस के अंदर आती है। एग्जैक्टली, पहली हमें चीज लाइवलीहुड के लिए जो बेगर्स और उसके, हाँ, पहली चीज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ For सोशल, livelihood and enterprise. ठीक है, तो ये उसके लिए तो है भी नहीं, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं है। दूसरी चीज, ये मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स कौन हो गए? दैट मीन्स बेगर्स, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हो गए बेगर्स। ये बेगर्स के लिए बनाई गई है,
ये एक स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में है, ये स्कीम यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये जो स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द बेगर्स, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक लिंकेज देना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना, उन सब के लिए है। बेसिकली हर जगह नहीं की गई है, ये 10 सिटीज में की गई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पटना, ऐसी जगह पे की गई है सब लोगों के साथ मिलकर के, ताकि उन लोगों के लिए न्यू शेल्टर होम्स बनाए जा सकें बेगर्स के लिए। तो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए ही सिर्फ ये वाली स्कीम है, नॉट फॉर एवरीवन। सबके लिए स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है, इसको याद रखना कि सबके लिए स्कीम नहीं है, सिर्फ मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए ये स्कीम है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको सब लोग याद रखेंगे कि किसके लिए है ये स्कीम, ये इम्पोर्टेंट। बेगर्स ट्रांसजेंडर होने चाहिए या ट्रांसजेंडर नहीं होने चाहिए? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कहा था सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए। नॉट ओनली फॉर ट्रांसजेंडर, फॉर एवरी बेगर्स, ट्रांसजेंडर एंड एज वेल एज बेगर्स आल्सो, एंड Beggars and transgenders both. सोशल जस्टिस, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, मैम इसमें स्माइल में 2 स्कीम थी, पहली वाली जो स्कीम थी ना मैम, वो ट्रांसजेंडर वाली थी। ट्रांसजेंडर के लिए भी थी। तो एग्जाम में देखो न्यू दोनों में इनिशिएटिव से में किसी दोनों से को भी लाया पूछ था। लेगा, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों के लिए स्टार्ट किया गया। तो एग्जाम में कुछ भी आता है आपको उस हिसाब से आंसर करना है, मतलब इनके अलावा कुछ भी आता है ना तो वो गलत है, इनके अलावा अगर वर्ड कुछ लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो SCO है। SCO के बारे में भी बताया हुआ है मैंने क्लासेस में, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी रिसेंटली यहाँ पर जो है वो मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग जितने भी होती हैं रिसेंटली, वो सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि रिसेंटली कौन कौन सी मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं। तो शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मीटिंग्स ओनली फॉर द डिफेंस मिनिस्टर्स, ओनली फॉर डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पे की गई है? 2021 की ये मीटिंग, ये की गई है दुशानबे, तजाकिस्तान। जो मीटिंग है इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है और कौन से लोग यहाँ पर गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि इनकी मीटिंग जो है वो रिसेंटली कहाँ पे हुई है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो इस मीटिंग में यहाँ पर गए थे क्योंकि वो मिनिस्टर है हमारे, तो यहाँ पर वो इस वक्त गए हैं। और यहाँ पर इंडिया जो है उसको ये बोला गया है कि मतलब दे हैव टू वर्क विद इन द SCO फ्रेमवर्क, सबको SCO के फ्रेमवर्क में ही काम करना है। और इसके इस पूरी मीटिंग में, जो पूरी मीटिंग SCO की हुई है, इसमें मेजर हाइलाइट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहली चीज टेररिज्म, टेररिज्म के लिए यहाँ पर बात की गई है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, इन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर। उसके अलावा और भी जो चीजें चल रही हैं जैसे कि पैंडेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशंस हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशंस इस वाले के अंदर किए गए। मेजर इनके ऊपर जो टॉपिक्स थे फोकस के वो ये सारे थे। बाकी अगर मैं आपको SCO के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो SCO जो है शांघाई, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, शांघाई जो है वहां पर इसका जो है वहीं पर इसको एग्जैक्टली बनाया गया था। बेसिकली इसके अंदर आज के समय में 8 मेंबर कंट्रीज हैं, प्रेजेंटली 8 कंट्रीज हैं इसके अंदर, इस कॉपरेशन के अंदर। सबसे पहले इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, किर्गिस्तान,
हम ये कंट्रीज एससीओ में हैं। हाँ, एससीओ का पार्ट है ये सारी। एससीओ में मेंबर कंट्रीज ये सारी हैं। तजाकिस्तान, मैम चेयरमैन अमित शाह। अमित शाह क्यों चेयरमैन होंगे? डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे ना, राजनाथ सिंह। चेयरमैन थोड़ी है, वो तो गए हैं वहां पर। मीटिंग्स थी। इन 8 मेंबर्स जो हैं, कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जो मैं नाम लिखवा रही हूँ, इन 8 कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है दशानुबे, तजाकिस्तान के अंदर। यस मैम, बट चेयरमैन इन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अमित शाह, राइट? चेयरमैन इन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अमित शाह क्यों होंगे? Ma'am, she is asking about cooperative ministry, ma'am. I think. मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स, मिनिस्टर ऑफ Yes, ma'am. बोल रहे हो मैम उसी की बात कर रही शायद ये। आपने, बहुत अलग तो वो से जोड़ वो दिया। अलग टॉपिक। प्रिया, आप बताओ। यस मैम। आप यही बोल रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स? नो मैम, मैं ये डिफेंस का ही बोल रही हूँ। डिफेंस के मिनिस्टर अमित शाह नहीं है, वो होम मिनिस्टर है। यस मैम, डिफेंस के मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, बट मैम थोड़ा डाउट था। अच्छा, बट तो यहाँ पे मैम अमित शाह क्यों ये जाएंगे? अमित शाह उन्होंने यहाँ कुछ जाएंगे और तुम और लोगों को कंफ्यूज मत करो। जो है टॉप, जो फैक्ट्स है उसको पढ़ो सिर्फ। ये लिखो भाई, सब लोग 8 कंट्रीज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 बज गए यहाँ पर। कजाकिस्तान, 8 कंट्रीज कंप्लीट हो गई, और कोई अमित शाह नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। डिफेंस मिनिस्टर जो है उसी को पढ़ना है, और यही लोगों की मीटिंग हुई है। एक्स्ट्रा इधर उधर का अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो सब लोग। तो ये सब लोग हैं। ये एससीओ के बारे में याद रखना है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में एस्टैब्लिश की गई है, जिसमें आज के समय में 8 कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। ओरिजिनली 5 थी, बट प्रेजेंटली इट कंप्राइजेस ऑफ 8 कंट्रीज। इंडिया को परमानेंट मेंबर, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का परमानेंट मेंबर बना दिया गया है फ्रॉम 2017 के बाद से इंडिया यहाँ का परमानेंट मेंबर बन गया। तो ये है पूरा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद करना है कि ऐसा एक मीटिंग यहाँ पर हुई है। मीटिंग वाज हेल्ड इन जुलाई मंथ। तो ये हम अभी रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई ना, किनकी? ये एससीओ कंट्रीज की। हाँ, वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में आएगा, वो हम तब पढ़ेंगे। जो इनकी पीस मिशन हुई है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, राइट? ये लिख लीजिएगा, इनकी एक्सरसाइज है, वो हम अभी जो करंट अफेयर बाद में आगे आगे पढ़ेंगे वो तब उसमें लिख लेंगे। इसको हम सितंबर में ही अभी हुई है। और एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है भाई? चाइना में ही होंगे, क्योंकि शांघाई नाम से बनाया गया है, तो चाइना में ही इसके हेडक्वार्टर्स रखे गए होंगे। शांघाई इज इन चाइना, तो यहीं पर इसके, लेकिन हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग में है, शांघाई में नहीं है। बीजिंग में, बीजिंग में इसके हेडक्वार्टर्स लिख लीजिए। मेजर हाइलाइट्स वगैरह आपको इसे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, और इंडिया का कितना स्कोर रहा है वो आपको एक परसेंटेज पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एक सर्वे है, पहले तो वो हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने सर्वे कराया है किस चीज के ऊपर? ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ये एक यूएन का सर्वे हुआ है। यूएन के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको सर्वे को कराया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम लिख सकते हो? यूएन
इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इन्होंने इस सर्वे को कंडक्ट कराया। ये हर 2 साल बाद कंडक्ट कराया जाता है। लास्ट 2019 में कराया गया था, अब 2021 में हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज को ये असेस करते हैं किस बेसिस के ऊपर कि भाई इन लोगों का ट्रेड कैसा है, ट्रेड के ऊपर हो गया, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, बाकी देशों के साथ कोऑपरेशन कितना है। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर ये लोग ट्रेड के ऊपर बेसिकली जो है उसको चेक करते हैं कि पेपरलेस ट्रेड कितना है, मतलब पेपर के बिना हम लोग ट्रेड कितना करते हैं, फैसिलिटेशन कितनी है। उन सब बेसिस के ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन का ये ट्रेड का एक सर्वे निकाला जाता है। अब इंडिया का स्कोर कितना रहा है इस ट्रेड में वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का इस 90.32 90.32%, यस 90.3% इंडिया का स्कोर है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि इंडिया का स्कोर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कोर ऑफ इंडिया। एक सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द स्कोर। तो काफी अच्छा स्कोर है इंडिया ने, पहले से बहुत कम था, पहले 78% था, रिमार्केबल जंप की है टू दी एग्जैक्टली 90 अबव% के लिए। तो इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन के अंदर इसके अंदर आ गई है। तो जो अचीवमेंट्स है इंडिया की वो आपको ज्यादा पता होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। एज कंपेयर टू मैम बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया की रही है? नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया की नहीं रही। ये एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन के लिस्ट में टॉप पे है। बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया की नहीं है, और भी हैं कंट्रीज इनका और ज्यादा बेटर स्कोर है। बहुत सारी, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, उनका एवरेज स्कोर काफी अच्छा है, बेटर है। बट इंडिया भी बाकी सब में बेटर असेसमेंट में आ गया है। तो इंडिया का स्कोर आपको पता होना चाहिए, इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैम इसमें ये किसमें, मैम प्लीज एक बार रिपीट कीजिए मैम। पैरामीटर्स, यस मैम। ओके, मैम पैरामीटर्स ओवरऑल उसने ओवरऑल, आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं मैम? हाँ, ओवरऑल पैरामीटर्स, जो ओवरऑल ट्रेड इंडिया का हुआ है। हाँ, ग्रो ओवरऑल ट्रेड के ऊपर ही बात हो रही है। ओके ओके मैम। मैम हाँ जी। मैम व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस सर्वे मैम? The main purpose of conducting this survey is to point out that it basically to know the other countries that this country is good. If you are investing in this particular country, investment purpose से country अच्छी है, business करने के लिए purpose से अच्छी country है, shipment इनका fast है, independent है, processing है, arrival भी इनका pre arrival वाली situations है, रिस्क को मैनेज करना आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चीजें संभालनी आती हैं, कोई इंटरनेट साइबर क्राइम रिलेटेड चीजें हैंडल करनी आती है। तो बेसिकली ट्रेड के ऊपर है कि हाउ कंट्रीज हैंडलिंग द ट्रेड, उसके ऊपर है सर्वे। मैम बेसिकली दे वांट टू नो इफ दे आर इफ द कंट्री इज डिजिटली स्ट्रांग और नॉट। हाँ, वो हर चीज को हैंडल कर पाती है या नहीं, इंडिपेंडेंट उसका मैकेनिज्म है, शिपमेंट है, सारी चीजें, वो सब चीजों के ऊपर है। जितना हाई स्कोर होगा उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उतना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी, क्योंकि आप स्कोर में ऊपर आ जाओगे तो अदर जो कंपनीज है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रस्टवर्दी प्लेस मिलेगी। तो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस। लिख लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे एक साड़ी है, सिल्क की साड़ी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आई डोंट फाइंड कि वैसे बनेगा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप लोगों से मैं वैसे ही पूछ लेती हूँ। कांजीवरम सिल्क साड़ी कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र। नो, कांजीवरम मध्य प्रदेश। इट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तमिल कांजीवरम सिल्क साड़ीज बिलोंग फ्रॉम द तमिलनाडु। ये जो रीजन है कांजीवरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु वाला, इसको जो इस साड़ी को बनाने के लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट की गई है। रिपोजिटरी है, हाँ बता रही हूँ। रिपोजिटरी का मीनिंग होता है कि जितने भी डिजाइन्स हैं, सैंपल्स हैं, उन सबको स्टोर किया जाएगा एट वन प्लेस। मतलब आगे आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए इन सब चीजों को स्टोर करके रखा जाएगा, उसे हम कहते हैं रिपोजिटरी। सो ये रिपोजिटरी करके स्टोर करके रखने वाली एक चीज है कांचीवरम साड़ीज। उनको जो है स्टोर करके रखा गया है, तो ताकि बहुत ही फाइन जो पीसेस हैं इसके, बहुत ही सुंदर मटेरियल्स हैं जो आगे आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हैं, उसको स्टोर करके रखा गया है। उसे कहते हैं रिपोजिटरी, स्टोर करके रखना। तो यहाँ पे किया गया है कांचीवरम साड़ीज के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है एंड दिस बिलोंग्स फ्रॉम तमिलनाडु। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट हुई है? चोला डायनेस्टी से इसको स्टार्ट किया गया। इट स्टार्टेड फ्रॉम द चोला डायनेस्टी ट्रेडिशनली बाय। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली कांजीवरम साड़ीज हैव बीन गिवन जीआई टैग्स। जीआई टैग्स हर बैच में बता चुकी हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज जीआई टैग। तो और भी बहुत सारी साड़ीज को मिला हुआ है, ठीक है। वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उतना ज्यादा न्यूज में रहती नहीं है वो। ये इस बार न्यूज में थी। यू मस्ट बी नोइंग कि ऐसी एक साड़ी है जो कि न्यूज में है और कहाँ से बिलोंग करती है ये आपको पता होना चाहिए। मैम जीआई टैग क्या है? जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंपॉर्टेंट इसमें क्या जी नहीं है? इसमें इम्पोर्टेंस इस करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट ये है कि नेशनल अवार्ड विनर एक पर्सन है कृष्ण मूर्ति, जो कि आर्टिस्ट हैं, ये कांजीवरम साड़ीज वगैरह बनाते हैं। उस पर्सन ने एक रिपोजिटरी खुद से क्रिएट की है टू स्टोर द फाइन पीसेस ऑफ द कांजीवरम सिल्क साड़ीज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द अपकमिंग जनरेशन। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। मतलब रिसेंटली करंट अफेयर्स ये है। वो सब तो नहीं पूछेंगे इसके। हाँ, फॉर स्टोरिंग साड़ीज द फाइन पीसेस ऑफ दिस साड़ी। द क्वेश्चन विल बी लाइक कि कहाँ से बिलोंग करती है, ऐसा तो नहीं पूछेंगे नाम वाम किसी का। मैम ये ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंस इतनी है कांजीवरम साड़ी में? कांजीवरम साड़ीज ये वहाँ की ट्रेडिशनली है, जो कि हैंड वूवन हुआ करती थी। प्योर गोल्ड का, प्योर सिल्वर का इसमें काम पहले के समय में किया जाता था। और जब भी कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता था साउथ इंडिया में, तो सब लोग जब टेम्पल्स वगैरह जाते थे तो इन्हीं सब साड़ीज का जो है वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। एंड इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कांजीवरम साड़ीज इज द ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया में काउंट की जाती है। कांजीवरम हेरिटेज में ओल्डेस्ट एक तरीके से साड़ी है, सिल्क से बनी हुई। तो प्रॉपरली सिल्क से बनती है, मलबरी सिल्क से। हैंड वोवन साड़ीज होती है, तो इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। मैम which dynasty you have written there? चोला, CHOLA। Okay, moving on next. Ma'am, person name is not important. पर्सन नेम नहीं, वो तो पर्सन लिखना लिख लो, कृष्ण मूर्ति नाम है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पूछेंगे कि पर्सन कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सन नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस। कटलेस एक्सप्रेस, बात यह आती है कि ये एक्सरसाइज में हमारे इंडिया की कौन सी इंडियन नेवल शिप INS ने पार्टिसिपेट किया है, प्लस कटलेस एक्सप्रेस हुई कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। ये हर साल एक एक्सरसाइज होती है, एवरी ईयर इट इज कंडक्टेड। कटलेस एक्सप्रेस कहाँ पे की? मैम अफ्रीका। अफ्रीका, एग्जैक्टली। ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका
के कोस्ट पर इसको कंडक्ट किया जाता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। बात क्वेश्चन क्या आएगा, विच INS ऑफ इंडिया, मतलब INS has participated in the multinational Cutlass Express 2021? INS Saryu. No, INS Talwar. तलवार मैम। INS तलवार हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस। और भी बहुत सी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, USA है, UK है, अफ्रीकन कंट्रीज भी बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना डिटेल में जानना, बट इंडिया की तरफ से कौन सी शिप गई है और ये एक्सरसाइज होती कहाँ पे है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मैम इट इज हेल्ड एट ईस्ट अफ्रीका। हाँ, it is held in east of Africa every year. It is an annual maritime exercise. ठीक है भाई, ये एक लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। INS तलवार ये शिप है। INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया है। हमारी तरफ से शिप्स जाएंगी ना, तो हमारी तरफ से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया है, दैट इज द INS तलवार। ओके मैम। राइट, ओके। मैं नेवल एक्सरसाइज, क्या बोल रहे हो? हाँ, नेवल एक्सरसाइज है, तभी तो शिप ने पार्टिसिपेट किया, नेवल है ना। चलो भाई, ये लिखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट, ओके, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ये कोई मतलब करंट अफेयर में ही आता है बेसिकली। वैसे कोविड के ऊपर देखो क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाला है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो इस पे पूछा जाएगा। अब एक कोवैक्स फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहती हूँ, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। वैसे ये करंट अफेयर तो रिसेंटली है, पहले का भी चल रहा है, बट आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। जो कोवैक्स फैसिलिटी है, पहले तो ये बताएगा कोई कि कोवैक्स एग्जैक्टली है क्या, कोवैक्स है क्या? वायरस। वायरस नहीं है, वो तो कोविड है ना, कोवैक्स वैक्सीन। वैक्सीन है। मैम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, हाँ, प्रोग्राम लॉन्च किया मैम। एग्जैक्टली, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम कोवैक्स। बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कोवैक्स एक वैक्सीन प्रोग्राम है। स्टार्ट किसने किया है? WHO। पहली चीज तो WHO ने स्टार्ट किया, साथ ही साथ WHO के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन GAVI, फुल फॉर्म वगैरह बताऊंगी अभी, इन्होंने स्टार्ट किया, एंड ऑल्सो CEPI। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है कोवैक्स। इसका मेन एम क्या है इस कोवैक्स का? इसका एम है कि जितनी भी वर्ल्ड में पुअर कंट्रीज हैं, उन पुअर कंट्रीज को क्या दिया जाए? कोविड-19 की वैक्सीनेशंस अवेलेबल करवाई जाए। वो कंट्रीज जो खुद से अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, नॉर दे कैन अफोर्ड कि वो किसी और कंट्री से ले सके, तो क्या हो सकता है कि जो बिग कंट्रीज हैं, दे कैन सपोर्ट द स्मॉल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गिविंग कोविड-19 वैक्सीन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोवैक्स क्या सिस्टम है। प्लस क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है जो इस कोवैक्स फैसिलिटी के चलते जिसने फर्स्ट डोजेस रिसीव करी है। विच इज द फर्स्ट कंट्री? रशिया। रशिया ने तो खुद से बनाई है अपनी, वो क्यों किसी और से लेगी? और वो कौन सी पुअर कंट्री? वो कौन सी पुअर कंट्री की उसको किसी और से लेनी? इथियोपिया। मैं भूटान। नो, भूटान को तो इंडिया दे दिया। घाना इज द राइट। इथियोपिया। घाना ऑफ अफ्रीका इज द राइट आंसर। घाना जो है वो फर्स्ट कंट्री अफ्रीका की बनी है जिसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि which country has been getting benefited from this COVAX initiative? First question. दूसरा क्वेश्चन बनेगा भाई इससे कि
यूरोप की ऐसी फर्स्ट कंट्री कौन सी, मे भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूरोप की ऐसी फर्स्ट कंट्री कौन सी है जो जिसने ये वैक्सीन रिसीव करी है यूरोप की। मैं मोल्डोवा। मोल्डोवा, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन हो गए पहले, किस किस ने जो है वो वैक्सीन को डेवलप, वैक्सीन किस किस को दी गई है, किस किस के इनिशिएटिव में है ये पूछा जा सकता है, और किसको दी गई है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि इसको डेवलप करने वाले कौन सा इंस्टीट्यूट है। इसको मंजूरी देता कौन, मंजूरी कौन। मैम एक बार रिपीट कर देंगे कोवैक्स के बारे में। कोवैक्स बेसिकली एक वैक्सीन फैसिलिटी है जो इन तीन लोगों ने, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। फर्स्ट कंट्री जिसको वैक्सीन रिसीव कराई हैं वो घाना है ऑफ अफ्रीका, एंड यूरोप की फर्स्ट कंट्री है जिसको ये मिला है वो है